नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 को पास करने की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तभी आप बीपीएससी टीआरई 4 को पहली बार में ही क्लियर कर सकते हैं। यदि जो बच्चे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 दे चुके हैं, उनको भी ये सभी बातें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि वो असफल जिन वजह से हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों में शामिल है। ये 5 बातें ऐसी हैं जो यदि कोई बच्चा फॉलो करेगा तो टीआरई 4 और इस जैसे जितने भी एग्जाम हैं उसको वो पास कर सकता है। फिलहाल ये बातें टीआरई 4 के लिए हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में इनको उतारना है, लागू करना है। और ये नहीं है कि हम 10 दिन बाद पढ़ाई करेंगे या 20 दिन बाद करेंगे, अभी मेरा कुछ काम है। इन सारी पांचों बातों में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपकी लाइफ में होती रहती हैं, जिसके बहाने आप बनाते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर की जाएंगी। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है टीआरई 4, अगर आप उसको देने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो बच्चा देखेगा और इन 5 पॉइंटों को अपने जीवन में लागू करेगा, वो टीआरई 4 पहली बार में ही क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वो 5 बातें हैं, आप देख सकते हैं ये 5 बातें मैंने लिख ली हैं, लेकिन ये बातें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी तभी आप समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग द बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम। अब पहली बात यह है कि टीआरई 4 एग्जाम क्या है, इसको आपको अच्छी तरह समझना होगा। जब तक आप अपने शत्रु को, उसकी कमजोरियों को, उसकी ताकत को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कोई भी एग्जाम पास कर चुका है या थोड़े नंबरों से रह गया है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि टीआरई 4 बहुत सरल एग्जाम है। तो कभी भी किसी एग्जाम को पहली बात तो सिंपल नहीं समझना चाहिए। अपना जितना भी एफर्ट है, पूरी जितना आज तक आपने पढ़ा है, वो सारी जानकारी, सारी नॉलेज उस एग्जाम में आपको लगानी है। उस एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में आपको जानना है। जैसे टीआरई 4 है, इसको जानने के लिए पहले आपको ये जानना है कि इसमें टीआरई 4 के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या आप इसको डाल सकते हैं। यदि आप प्राइमरी का डालना चाहते हैं तो सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या आप जूनियर का डालना चाहते हैं तो सीटेट क्लियर होना चाहिए। और टीजीटी का डालना चाहते हैं तो एस्टेट होता है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हैं, इसकी योग्यता आप जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये बात होगी उसकी, ठीक है। टीआरई 1 जो दे चुके हैं, टीआरई 2 दे चुके हैं, तो उनको तो काफ़ी नॉलेज हो गई होगी कि बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, सिलेबस इसका देखना है, पूरी तरह एग्जाम को अच्छी तरह समझना है। ये नहीं है कि बिना समझे ही आपने फॉर्म डाल दिया। यदि आपको अंदर से लगने लग जाए इसका सिलेबस और इसकी शैक्षिक योग्यता देखकर या फिर पीवाईक्यू देखकर कि हम इसको क्लियर कर सकते हैं, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को डालें। और एक बार जब आप फॉर्म डाल देंगे समझ के, तो उसमें मान लीजिए 90% आपने सफलता पा ली। फिर आपको नीचे की जो 4 चीज़ें हैं वो करने की आवश्यकता है। यदि किसी बच्चे को सिलेबस और टीआरई 4 की जो मतलब वो है टॉपिक वगैरह हैं वही कठिन लग रहे हैं, उसको अंदर से मन ही नहीं कर रहा डालने का, तो वो ना डाले। या फिर उसको ये लग रहा है कि दे के देख लें, तब भी नहीं डाले, ठीक है। अगर उसको पता है कि यदि हम इसको पास कर लेंगे और हम बिहार में जा सकते हैं अदर स्टेट वाले बच्चे, तो वो इस एग्ज़ाम को तभी डालें, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि अपने जो भी शत्रु है उसको अच्छे से पहचानें, उसका सिलेबस देखें, शैक्षिक योग्यता देखें, डॉक्यूमेंट देखें अपने कि हम इसमें डाल सकते हैं कि नहीं, कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी ना आ जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि पूरी जांच पड़ताल करके अच्छे से समझ के, सिलेबस देख के, शैक्षिक योग्यता देख के, अपने डॉक्यूमेंट देख के, सब कुछ देख के तब उस फॉर्म को डालें। अब आता है तैयारी। तो तैयारी के लिए एक बार आपने फॉर्म डाल दिया, अब आपकी शुरू होती है तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है उसका। ये नहीं है बिना सिलेबस देखे ये तैयारी शुरू कर दी, बुक ले आए। सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसको अच्छी तरह समझना है, एक एक टॉपिक जो सब। अब टॉपिक कौन से देखें, सिलेबस के टॉपिक देखने हैं, उनको हाईलाइट करना है। किस टॉपिक को हाईलाइट करना है, जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं। सरल को तो छोड़ दीजिए, यदि आप उन टॉपिकों को नहीं पढ़ेंगे तब भी आप उनको कर देंगे, 90% सवाल आप कर देंगे। लेकिन
50% सवाल ऐसे होते हैं, 150 में से 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यदि व्यक्ति ने वो उन्हीं से हर बच्चा उन्हीं से बचता है। सभी लोग जो कठिन टॉपिक होते हैं उन्हीं से बचता है, और सरल होते हैं जिनको वो पहले से ही कर सकता है, बिना पढ़े भी कर सकता है, उसी को पढ़ता रहेगा। ठीक है, और कठिन टॉपिक को छुएगा भी नहीं, जैसे मैथ हो गया या रीजनिंग के कुछ टॉपिक हो गए या जीके के कुछ टॉपिक हो गए। तो आपको उन कठिन टॉपिकों को हाईलाइट करना है सिलेबस में से, और सबसे पहले उन्हीं को पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए अगली चीज, अब एक बार आपने टॉपिक देख लिए, सिलेबस देख लिया, हाईलाइट कर लिया कठिन टॉपिकों को, अब क्या करना है आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, और बेस्ट टाइमिंग के लिए, जिससे कि आपका जो पेपर है, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का है, तो उतनी देर में आप इसके मान लीजिए 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और सबसे पहले लगाना है PYQ। जब आप PYQ लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में हमारी टाइमिंग कैसी है, हमारी स्पीड स्लो तो नहीं है। तो उसको आपको पहले से ही शुरू करना है। ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तैयारी कर लो, फिर जब एडमिट कार्ड आ जाए 15 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, या प्रैक्टिस सेट या PYQ। तो ये काम आपको सिलेबस देखने के बाद जो भी हार्ड टॉपिक हो उसको सेलेक्ट करें, उनको पढ़ना तो साथ में है ही, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट ये लगाने हैं। इसके लिए आप टेस्ट बुक जो ऐप है उस पे जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और अदर टीचिंग के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जिनमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी लगाइए, उससे आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी। पहले PYQ करने हैं आपको। ठीक है, ये नहीं है कि एक दिन आपने एक PYQ कर लिया TRE 1 का या 2 का 3 का, तो वो हो गया, अब नहीं करनी, उसको अगले दिन भी आपको करना है टाइमिंग के लिए। ऐसे करना है जैसे ये क्वेश्चन आपको मतलब आता है तब भी उसको दोबारा से हल करके करना है, जिससे आपको आपकी स्पीड अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब चौथा पॉइंट है आपका, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और हमेशा पॉजिटिव रहें। सबसे पहले हर एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। यदि आपका कॉन्फिडेंस 100% है एग्जाम देते टाइम, भले ही आपको कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, आपकी तैयारी थोड़ी कम रह गई, तब भी यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पॉजिटिव हमेशा रहना है आपको। तैयारी यदि आपका कोई टॉपिक छूट भी जाए या फिर अच्छी ना हो पाए, तब भी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपको सफलता दिलाएगी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं, जिनको आप पढ़ने से डरते हैं, उनको जैसे जैसे धीरे धीरे अपने दुश्मनों को, हार्ड टॉपिकों को करते जाएंगे, ठीक है, तो वही टॉपिक आपके लिए सिंपल हो जाएंगे, और जब वो टॉपिक सिंपल होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ही। जब कॉन्फिडेंस लो होता है तभी व्यक्ति नेगेटिव होता है, और कितनी भी पॉजिटिविटी की बातें सुन ले वो, उससे उसका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट हैं या फिर कठिन टॉपिक हैं जिनसे आपको डर लगता है पढ़ने में भी, उनको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, तो यह है अनुशासन से पढ़ाई करें तथा नियमितता बनाए रखें। अब अनुशासन से पढ़ना क्या होता है कि आपको डेली पढ़ना है। मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं है कि 7 दिन आपने पढ़ाई की, नियमित अनुशासन बना लिया, 7 दिन के बाद 2 दिन का गैप हो गया, मान लीजिए कहीं किसी फंक्शन में चले गया, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से आपने अनुशासन तोड़ दिया। ठीक है, तो अनुशासन से तो पढ़ना ही है 1 घंटे डेली, भले ही 1 घंटा पढ़े कोई या आधा घंटा पढ़े। यदि अनुशासन से उसने दो महीने भी पढ़ाई कर ली नियमित, तो उसका अनुशासन से 2 महीना पढ़ना भी इतना हो जाएगा कि जो बच्चा 6 घंटे डेली पढ़ता है 10 दिन तक या 20 दिन तक, उससे भी ज़्यादा जो व्यक्ति 1 घंटा डेली पढ़ेगा 2 महीने तक या एग्जाम तक, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसने अनुशासन को बनाए रखा। और नियमितता किसे कहते हैं कि जैसे 7 दिन बाद किसी ने 2 दिन का गैप कर लिया या 4 दिन का, या पढ़ाई छोड़ दी, अनुशासन बनाया लेकिन नियमितता नहीं रखी। अनुशासन बनाना है कि हमें 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा नियमित रूप से पढ़ना है। अनुशासन ये है कि जो भी आप टाइमिंग सेट करें, जैसे आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं आराम से, उसके बाद आपको बोरिंग होने लग जाती है, नींद आ जाती है,
या किसी के पास 30 मिनट ही हैं पूरे दिन में पढ़ने के लिए, काम ज़्यादा है, या 1 घंटा है 2 घंटा, तो पहले तो अपना टाइम देखिए कि आप कितनी देर आराम से पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट से, ठीक है। यदि ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती, 2 घंटे भी आप ज़बरदस्ती पढ़ लेंगे उससे कोई लाभ नहीं है। यदि आप मन से आधा घंटा भी पढ़ लेंगे तो आपका वही अनुशासन है, आपको आधा घंटे ही पढ़ना है, लेकिन नियमितता बनाए रखनी है और डेली पढ़ना है, ठीक है। और सबसे जिस पे टाइम नहीं होता वो सोचता है कि कब पढ़ें, तो सबसे अच्छी मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ कि सुबह उठने के बाद 1 घंटा और सोने से पहले 1 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। ये टाइम ऐसा है कि हर किसी पे होता है। मान लीजिए आपको 10 बजे नींद आ रही है, आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो आपको नहीं सोना है, 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको सोना है। जब सुबह आप उठेंगे, मान लीजिए अभी कोई 6 बजे उठता है, तो वो 5 बजे उठना शुरू कर दे और उठने के बाद तुरंत 1 घंटा वो पढ़ाई करे, तो ये अनुशासन हो जाएगा। और इसे नियमित रूप से रखे, पूरे दिन उस पर काम, मतलब टाइम हो या ना हो, इन 1 घंटा सुबह और जगने से पहले, मतलब जगने के बाद और सोने से पहले पढ़ता रहेगा, तो इसी अनुशासन से उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इन 5 बातों को आप दोबारा से अच्छी तरह देखिए और बार बार सुनिए और इन्हीं बातों को अपने जीवन में लागू करिए, जिससे कि TRE 4 आपका क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।